देखिए, लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट पोर्शन है वो हमारा एक्सक्रीशन है। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, सभी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनसे कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस बनते हैं जिनको बॉडी में से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनको बॉडी से जो वेस्टेज हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। उसको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे उनको हम? उत्सर्जन, बॉडी से बाहर निकालना। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं किनकी? प्लांट्स की। किनकी बात करते हैं? प्लांट्स की। प्लांट्स में कोई स्पेशल टाइप का कोई ऐसा ऑर्गेन नहीं होता जो एक्सक्रीशन से क्या हो? रिलेटेड हो। प्लांट्स में हम जानते हैं कि कहीं से प्लांट क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। डैमेज होने पर उनमें से निकलने वाला लेटेक्स, ठीक है, वो बाहर क्या होता है? निकलता है। या उनमें पाए जाने वाले जो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनने वाले जो लेंटिकल्स हैं, जिनको हम बोलते हैं वात रंध्र, उनमें से आपने कई प्लांट्स में देखा होगा रेजिन्स निकलते हैं। रेजिन्स निकलते हैं जिनको हम गोंद कहते हैं। जैसे आपने अकेसिया प्लांट, कीकर के प्लांट्स में देखा होगा, उनमें गोंद क्या होती है? निकलती है, बाहर आकर क्रिस्टलाइज हो जाती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स में इंटीरियर सेल्स में, स्पेशल सेल्स में जो रेफाइड्स हैं, रेफाइड्स जो निडल शेप होते हैं, ऐसे रेफाइड्स क्या हो जाते हैं? निडल शेप रेफाइड्स क्या होते हैं? बनते हैं। ये भी इनकी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। इसके अलावा सिस्टोलिथ, बरगद के पेड़ में आपको अंगूर के गुच्छों की तरह ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट के जो क्रिस्टल दिखेंगे, इस तरह अंगूर के गुच्छे के रूप में हमको सेल्स के अंदर क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में अंगूर के गुच्छों की तरह, ये सब इनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं जो इनमें इकट्ठे होते रहते हैं। अगर हम कत्था प्लांट की बात करें, कत्था हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कत्था प्लांट क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? टैनिन। इसकी सेल्स के अंदर टैनिन जो है सब्सटेंस, जो चमड़े को रंगने के काम आता है, वो एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इसमें क्या होता है? इकट्ठा होता रहता है, जिसे हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये प्लांट्स की बात करते हैं जिसके अंदर ये सब्सटेंस। मेन हमारे लिए क्या है? एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सबसे डेवलप है ह्यूमन। और ह्यूमन एनिमल्स में, ह्यूमन में हम बात करेंगे किसकी? एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मैं आपको और एनिमल में भी कंपेयर करके बताऊंगा, पहले हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में दो वेरी वेल डेवलप्ड हमें क्या होती हैं? वेरी वेल डेवलप्ड किडनी होती हैं, जो सेम के बीज के आकार की, जिसमें जो राइट किडनी है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी है, लिवर होता है इसलिए थोड़ी नीचे होती है, जबकि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। दोनों तरफ की किडनी में से ये नलिकाएं निकल रही हैं। ये नलिकाएं निकल रही हैं जो नीचे आकर एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लेडर। और नीचे की तरफ ये खुल जाता है किसमें? यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा कहलाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये यूरिनरी ब्लेडर और ये यूरिनरी ट्यूबुल्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? किडनी। क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर आपको बता दूं मैं, किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा, यहाँ एक ग्रंथि लगी हुई है, टोपीनुमा ग्रंथियां लगी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या है भैया? इस तरह के हमको पिरामिड्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? पिरामिड्स, जिनकी संख्या 5 से लेकर 7 तक होती है। इन पिरामिड्स में हमको इस तरह की नलिकाओं दिखती हैं, जो कि एक्चुअली संग्रह नलिका है। जो उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, नेफ्रॉन, उनकी संग्रह वाहिनियां में दिखती हैं। बीच के जो ये, इन्हें कहा जाता है पायरेमिड। क्या कहा जाता है? पायरेमिड्स। ठीक है। और बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है हमको, दीज आर नोन एज बर्टनी, बर्टने पिलर्स।
या वर्तनी के स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्तंभ कहलाते हैं। अगर किडनी को हम एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करें, मैं आपको बता दूं, बाहर वाला पोर्शन जो है वो कोर्टेक्स कहलाता है और बीच वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। तो जो मेडुला जो बाहर तक कोर्टेक्स तक बढ़ रहा है उनको हम पिरामिड्स कहते हैं, और जो कोर्टेक्स भाग मेडुला तक एंटर हो रहा है दीज आर नोन एज वर्तनी के स्तंभ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें ब्लड लेकर जो नलिका आ रही है, इसमें जो ब्लड लेकर नलिका आ रही है, ये ब्लड लेकर आ रही है तो डेफिनेटली कौन है? ये धमनी है। और किडनी को रीनल कहा जाता है, तो दीज आर नोन एज रीनल आर्टरी। इनका नाम क्या है? रीनल आर्टरी, जो इनको ब्लड सप्लाई करती है। और इनमें से ब्लड लेकर बाहर जाने वाली जो ट्यूबुल्स हैं, ब्लड लेकर जो बाहर जाने वाली ट्यूबुल्स हैं, बाहर ले जाने वाली जो ट्यूबुल्स हैं, दीज आर नोन एज रीनल वीन। ये ब्लड इसमें सिर्फ ला रही हैं और किधर को ले जा रही हैं? हार्ट की तरफ। ठीक है, हार्ट की तरफ क्या हो रही हैं? ले जा रही हैं। दीज आर नोन एज रीनल ट्यूब्स। अब देखिए पिरामिड्स में जो नलिकाएं दिख रही हैं, ये आपस में यहाँ पर आपस में जुड़ जाती हैं और दीज आर नोन एज पेल्विस। और ये पेल्विस आके एक बड़े पात्र में खुल जाता है जो हाइलस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलस या हाइलम कहलाता है। और ये जो जोन है ये क्या कहलाते हैं? पेल्विस कहलाते हैं। यहाँ से मूत्र इकट्ठा होता रहता है, मूत्र इस जगह पर आता है और धीरे धीरे यहाँ से इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है। और यहाँ से जैसे ये फिलअप हो जाएगा तो हमें एक उत्तेजना आएगी कि हमें मूत्र त्याग करना है, हमें मूत्र को बॉडी से बाहर निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं? उसका त्याग कर देते हैं। अगर अब देखिए किडनी की अगर बात करते हैं हम, तो किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो नलिकाकार संरचना है। वो कैसी संरचना है? एक नलिकाकार संरचना है। मैं उस नलिकाकार संरचना को आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए इसकी नलिका का संरचना जो बेसिक यूनिट है, जिनकी संख्या इनमें लाखों करोड़ों होती है, उसका जो अग्र अग्र भाग है ये वाला, एवं मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये जो अग्र अग्र भाग है इसमें रक्त नलिका आ रही है। ये रक्त नलिका आ रही है, इसके अंदर क्या बना रही है? एक जाल बना रही है, और यहाँ से ये रक्त नलिका इसमें से बाहर निकल रही है। जो इसमें ब्लड लेकर आ रही है दीज आर नोन एज एफरेंट। क्या नलिका कहलाएगी? एफरेंट। और जो बाहर निकल के जा रही है दीज आर नोन एज इफरेंट ट्यूबुल। ला क्या रही है? ये ब्लड लेकर आ रही है। क्या चीज ला रही है? ब्लड। यहाँ पर ये एक रक्त का जाल बनाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो कैप्सूल है, जो ये कैप्सूल है इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था? या बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ एक कुंडलित नलिका में खुलता है जिसको कहा जाता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, जिसे शॉर्टकट में हम पीसीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी। फिर एक लंबी नलिका में खुलता है जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। ठीक है, इसमें दो भुजा हैं, एक ये नीचे की तरफ जा रही है जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग, और ये बढ़ रही है ऊपर की तरफ, इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग ट्यूबुल। और ठीक है, और ये इसी तरह प्रॉक्सिमल का दूसरा पोर्शन हो गया, ये क्या है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी। और ये डीसीटी लास्ट में खुल रही है। ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स हैं जिनको संग्रह वाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संग्रह वाहिनी। देखिए अब होता क्या है हमारे अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो है क्या चीज़? यूरिया है। हमारा ब्लड डिफरेंट टाइप की चीज़ों को ला रहा है, वो सब यहाँ पर क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं, जिसमें कई अच्छे पदार्थ भी हैं और बेकार पदार्थ भी हैं। यहाँ सब छन जाते हैं।
जिनमें इसको हम यहाँ छन्ने की, बहुत महीन छन्ने की क्रिया है, दैट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन। क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। यहाँ जो छन के सब्सटेंस आए हैं जिनके अंदर वाटर भी है, ग्लूकोज भी है, एमिनो एसिड भी हैं, SCO3 माइनस है, Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस, हार्मोन्स और यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है। अब इनमें से बाकी सारे पदार्थों का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इनको वापस किस में डाल दिया जाएगा? ब्लड में। सिर्फ जो ये सब्सटेंस है, देखो ये वाली जो भुजा दिख रही है ये मेनली इसका H2O का, और ये वाली भुजा Na प्लस और Cl माइनस का रीअब्जॉर्प्शन करती है। और जब ये सब्सटेंसेस यहाँ पहुँचते हैं जब सब्सटेंसेस यहाँ पहुँचते हैं तो इस समय इनके अंदर सिर्फ क्या रह जाता है? यूरिया, यूरिक एसिड, इसके अलावा वाटर, जो इनको घोलने के लिए चाहिए। और ये सब धीरे धीरे कलेक्ट करके कहाँ डाल दिया जाता है? इन्हीं कलेक्टिंग ट्यूबल्स में। और ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स यहाँ पे क्या कर दीजिए? डाल देते हैं। और ये बूंद बूंद मिलकर क्या बनाती है? हमारी यूरिया, जो धीरे धीरे इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती रहती है और इसको बॉडी में से क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में मैं आपको बता दूं, ये दोनों ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को मिलके एक साइंटिस्ट ने नाम दिया इसका, जिसका नाम था मेलपीजी बॉडी। क्या नाम दिया इसका? मेलपीजी बॉडी। दो चीजों से मिलकर बनी है, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। ठीक है। नीचे की ये पीसीटी, पहली कुंडित नलिका है, फिर हैनले का लूप, फिर डीसीटी, और डीसीटी लास्ट में किस में खुल जाती है? संग्रह वाहिनी में। और इस तरह हमें यूरिया को सीक्रेट किया जाता है ब्लड में से, छान कर यूरिया बॉडी से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा इसी लेसन में एक छोटी सी चीज और है, किडनी फेल्योर। देखिए कई कारण हैं, लगातार स्टोन बनने की वजह से, स्टोन फॉर्मेशन की वजह से, या फिर ज़्यादा मेडिसिन्स लेने की वजह से, या फिर जेनेटिकली कोज की वजह से, या एल्कोहलिज्म की वजह से, दारू ज़्यादा पीने की वजह से, जो नेफ्रॉन है किडनी के, दीज आर डैमेज। नेफ्रॉन क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये किडनी का क्या हो जाता है? फेल्योर। किडनी ब्लड में से यूरिया और यूरिक एसिड को सेपरेट नहीं कर पाती, और ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है? किडनी फेल्योर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये किडनी फेल्योर कहलाएगा। अब इसके लिए जो बनी हुई है टेक्नोलॉजी, जब तक वो क्या है? डायलाइसिस। देखिए इसमें होता क्या है डायलाइसिस में, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है जिसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया है। तो किडनी की प्रॉब्लम होने पर एक कृत्रिम यंत्र, है जिसको हम डायलाइसिस इक्विपमेंट कहते हैं। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें से ब्लड को इंजेक्ट करके इसमें से निकाला जाएगा, और इसको इसमें पात्रों में क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। इन पात्रों में एक आर्टिफिशियल छलनी लगी होती हैं, जिनमें ये क्षमता होती है कि रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, मान लीजिए, ये ब्लड को यूरिया से सेपरेट करता है। ब्लड को क्या करता है? यूरिया से सेपरेट करता है, जिससे ब्लड एक साइड में, इस साइड तो क्या आ गया? ब्लड, और जो यूरिया सब्सटेंस हैं और वाटर है, वो एक साइड सेपरेट हो जाता है, जिसको यहाँ से निकाल कर सेपरेट कर लिया जाता है। अब इस ब्लड को इंजेक्ट करके व्यक्ति में
ब्लड व्यक्ति के दूसरी साइड में लगातार क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन डायलाइसिस। ये इक्विपमेंट है जिसको हम डायलाइसिस एपरेटस बोलते हैं, डायलाइसिस एपरेटस बोलते हैं, जो एक कृत्रिम किडनी की तरह, इट इज आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी है। इससे हम ब्लड लेकर इसके अंदर डालते हैं और जिससे यूरिया को सेपरेट कर लिया जाता है, ब्लड को सेपरेट कर दिया, उसी ब्लड को लगातार इधर से निकालते जा रहे हैं, दूसरी साइड से ब्लड को, जो फिल्टर ब्लड है उसको लगातार क्या करते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलाइसिस। लास्ट इलाज है वो आता है भैया किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, देखिए हर आदमी में, हर एक जो मानव है, चाहे वो नर है चाहे मादा है, सभी में 2 किडनी होती हैं। एवरीवन हैज 2 किडनी। हम एक किडनी अगर हमारी खराब भी हो गई तो दूसरी किडनी साइज में बड़ी हो जाती है और उससे हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सकते हैं, अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, अगर एक व्यक्ति अपनी एक किडनी किसी को दे दे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जिससे दोनों, वो जिस व्यक्ति को किडनी दी है वो भी जिंदा रहेगा और जिस व्यक्ति के किडनी में प्रॉब्लम आई है, जिसने दी है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हमको एंटीजन एंटीबॉडी क्या करने पड़ते हैं, मैच करने पड़ते हैं। डोनर जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, जो ऑर्गन देता है, और जो लेता है उसे हम रेसिपिएंट कहते हैं, रेसिपिएंट कहते हैं। तो तुम दोनों के हमको एंटीजन एंटीबॉडी मैच करने होते हैं, जिससे हम आसानी से हम किडनी को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका ये लाइफ प्रोसेस लेसन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।